वेलकम टू पढ़ाई की पोटली दोस्तों. This is the place where we conquer our concept. हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? कर देना यार चल, और सुन बेल आइकन दबा देना. So people, here in पढ़ाई की पोटली we teach you everything. Each and everything which is there in NCERT so that जब आप अपने एग्जाम करने बैठो तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए. So let's today study political radicalization. इसके बाद हम पढ़ेंगे द इकोनॉमिक क्राइसिस. तो व्यापार गवर्नमेंट वैसे ही पूरी जो है पिछले एम्पायर की जितनी गलतियां थी उसकी सजा भुगत रही थी. उसके बाद व्यापार गवर्नमेंट के अंडर ही एक पॉलिटिकल अपराइजिंग हुई. किसकी? स्पार्सिस्ट लीग नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल अपराइजिंग हुई. ठीक है, ये पार्टी डिमांड करती थी सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट की, और ये किससे इंस्पायर्ड थी? बाय द बोल्शेविक्स रेवोल्यूशन. अब बोल्शेविक्स रेवोल्यूशन मतलब जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था. रशियन रेवोल्यूशन क्या था, उसमें क्या हुआ था, उसके ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन जो है वो प्लीज जाके देखिए अगर आपको वो सब नहीं पता है. वैसे मैं यहाँ शॉर्ट में समझा देती हूँ. ये स्पार्सिस्ट लीग जो थी वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कराना चाहती थी. सोशलिज्म मतलब यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, बट इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाया जाके देख लीजिए. आई बटन पे लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी पूरी प्लेलिस्ट. उस पर मैंने बहुत विस्तार से समझा रखा है पूरी बोल्शेविक्स रेवोल्यूशन को, जो पूरा आपकी एनसीईआरटी में एक चैप्टर भी है. तो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी ये थी कि कोई प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए. राइट, गवर्नमेंट रेगुलेट करे हर प्रॉपर्टी को, और कोई प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल की ना हो, वो एज कलेक्टिव 4-5 लोगों की या गवर्नमेंट की एज अ होल हो वो प्रॉपर्टी. तो ये है सोशलिज्म की आइडियोलॉजी अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी जो की होती है. तो ये स्पार्सिस्ट लीग इस आइडियोलॉजी को लेके आई. ठीक है, इसने कहा डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट. सोवियत मतलब सोवियत यूनियन में जैसे गवर्नमेंट थी. ठीक है, उसके बाद इस पार्टी ने, स्पार्सिस्ट लीग ने फाइंड करी कम्युनिस्ट पार्टी. लेटर जाके इसको कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया. इसको अपोज करने के लिए आए सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स. ये लोग थे वो इस आइडियोलॉजी को ऑफ कोर्स अपोज कर रहे थे. अब दोस्तों आप मुझसे पूछेंगे सोशलिस्ट मैम और कम्युनिस्ट दोनों सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सोशलिस्ट दोस्तों, जो सोशलिस्ट हैं वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, बट उसके साथ साथ वो डेमोक्रेसी से इस आइडियोलॉजी को कंबाइन करना चाहते हैं. मतलब सोशलिज्म की आइडियोलॉजी भी थोड़ा रखना चाहते हैं और उसको बहुत ब्रूटली अपनी पॉलिसीज को नहीं इम्पोज करते हैं, और वो डेमोक्रेसी के साथ इसको कंबाइन करना चाहते हैं. ठीक है, और कम्युनिस्ट वो लोग होते हैं जो ब्रूटली सिर्फ सोशलिज्म की आइडियोलॉजीज को फॉलो करना चाहते हैं, जैसे मार्क्स और लेनिन ने किया था बोल्शेविक रेवोल्यूशन यानी कि रशियन रेवोल्यूशन में. वो बहुत ब्रूटली अपनी चीजों को इम्पोज करना चाहते हैं. ठीक है, तो ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो थे ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, और दे कुड नॉट बिकम अ कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर. मतलब वो एक साथ यूनाइट नहीं हो सके हिटलर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए. तो दोस्तों बाय द 1923 जर्मनी को एक नई परेशानी का सामना करना पड़ा था जिसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन में ये हुआ कि प्राइस ऑफ गुड्स आसमान को चूमने लगे. मतलब प्राइस, जितने भी गुड्स थे उनके प्राइस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि मैं क्या बताऊं. अगर मैं हिंदी में बताऊं तो समझ लो एक ब्रेड की कीमत 4 लाख रुपए हो गई थी जनवरी में. तो ये प्राइस ऑफ गुड्स इतनी ज्यादा बढ़ गए थे. तो जब किसी कंट्री में दोस्तों प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ जाते हैं तो उसको कहते हैं हम हाइपर इन्फ्लेशन. तो अब ऐसा प्राइस हाइपर इन्फ्लेशन क्यों हुआ, इसके रीजंस क्या थे, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. तो पहला रीजन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मार्क्स में पॉइंटर्स में आ सकता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लीजिएगा. ठीक है, जर्मनी ने वॉर जो है लोन्स पे फाइट करी थी. ठीक है, अब इसको पे बैक भी करना था जर्मनी को. तो अब उसको पे बैक करना था, लेकिन पैसों में नहीं, गोल्ड में पे बैक करना था इन लोन्स को. इससे उनके जर्मनी के गोल्ड रिजर्व्स डिप्लीट होने लगे उस टाइम पे जब जर्मनी को पैसों की सख्त जरूरत थी. ठीक है, दूसरा पॉइंट, 1923 में जर्मनी ने फ्रांस को उसका लोन देने से मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स पैसे कम हो रहे थे जर्मनी के पास. तो फ्रांस ने क्या किया, अपने कोल को वापस लेने के लिए जर्मनी से
जर्मनी का एक बहुत ही कोल रिच और मिनरल रिच, रिसोर्स रिच एरिया रुर, RUHR, रुर को ऑक्यूपाई कर लिया। इसके रिटेलिएशन में, जब इतना इंपॉर्टेंट एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया ऑक्यूपाई हो गया, इसके रिटेलिएशन में जर्मनी को गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने इतनी ज्यादा पेपर करेंसी प्रिंट करने लगी, खूब जम के पेपर करेंसी प्रिंट करे जा रहे थे, मतलब प्रिंट पे प्रिंट, ये पेपर करेंसी वो पेपर करेंसी। जब इतनी ज्यादा पेपर करेंसी प्रिंट होने लगी तो इतनी ज्यादा सर्कुलेशन में भी होने लगी पेपर करेंसी। इससे जो जर्मन मार्क है, जैसे इंडियंस में हम लोग अपने पैसे को बोलते हैं रुपीस, ठीक है, वैसे ही जर्मन पैसे को हम लोग बोलते हैं जर्मन मार्क, ठीक है, उनके पैसे का नाम है मार्क। तो जर्मन मार्क की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा गिरने लगी। जब इतना ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में होगा तो जर्मन मार्क की वैल्यू भी बहुत ज्यादा गिरने लगी। तो समझ लीजिए, आलम तो ये था कि $1 की वैल्यू जर्मन मार्क में पता है कितनी थी? 24,000 अप्रैल में, 24,000 $1। समझ लो, अगर हमने इसको हिंदी में बोले, मतलब इस चीज को नहीं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को, तो ₹1 की वैल्यू 50,000 समझ लो। तो ये चीज थी। उसके बाद इससे हैरान मत होना, क्योंकि आगे आप लोग बेहोश हो जाएंगे आगे की बात सुन के। फिर $1 की वैल्यू 3,53,000 हो गई, फिर 4 लाख हो गई, 10 लाख हो गई, बढ़ते बढ़ते दिसंबर में $1 की वैल्यू मार्क में, जर्मन मार्क में अगर देखें तो वो ट्रिलियंस में चली गई। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी थी। पता है दोस्तों, इस टाइम पे इमेजेस सर्कुलेट होने लगी जहां पे जर्मन का भिखारी भी अपनी जेबों में नोटों की गड्डी लेकर के सिर्फ एक ब्रेड खरीदने जाता था, क्योंकि पैसे की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई थी कि उसकी जेबों में नोटों की गड्डी थी, लेकिन उससे मिलता क्या था? सिर्फ एक ब्रेड या आधी ब्रेड, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता था उससे। तो ये जब वर्ल्ड वाइड इमेजेस, काफ़ी अम्यूजिंग चीज़ है आज के ज़माने में देखें, बट काफ़ी उस टाइम पे दर्दनाक चीज़ थी। ये इमेजेस पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट होने लगी तो पूरे वर्ल्ड ने काफ़ी ज़्यादा जर्मनी को एम्पैथाइज किया और मतलब पैम्पर किया। उसके बाद फिर यूएस आया इस पिक्चर में, यूएस आया और इस क्राइसिस से जर्मनी को बचा ले गया। एक सुपर हीरो के तरीके से आया यूएस और उसने इंट्रोड्यूस किया द डेव्स प्लान। तो ये डेव्स प्लान क्या है, ये हमारी एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा लिखा नहीं इसके बारे में, बट एक चीज़ है, इसने जो लोन पे बैक जर्मनी को करना था उसकी जो अग्रीमेंट्स थे और क्लॉसेस थे उसको थोड़ा ईज आउट कर दिया कि थोड़ा आराम आराम से लोन पे करो, जिससे जर्मनी के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो थोड़ी सी कम होने लगी और हाइपर इन्फ्लेशन से जर्मनी बचने लगा। अरे पोटली खनक रही है, लगता है इसमें नया टॉपिक यानी कि नई कहानी आ चुकी है। अब पढ़ूंगी तभी तो पढ़ा पाऊंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। Until we meet, be curious. Bye bye.